आज की वीडियो में हम क्वेश्चन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि जिस समय किसी भी अपराध की क्वेश्चन के लिए कोर्ट उस पर विचार करता है तो उस विचार में रिकॉर्ड के ऊपर उपलब्ध एविडेंस की क्या भूमिका रहती है। क्या वह एविडेंस क्वेश्चन के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज के केस में 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे, पति पत्नी थे और एक अन्य स्त्री थी जिसके साथ पति की दूसरी शादी हुई बताई गई थी। पहली पत्नी अपलेंट थी, यानी कि उसने अपील में वह सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उसका कहना था कि जो रिस्पोंडेंट 2 है वह उसका पति है और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वह उस पति की दूसरी पत्नी है। अपलेंट पत्नी ने कहा था कि उसकी अपने पति के साथ 17 जनवरी 1983 को शादी हुई थी। इस शादी से 2 बच्चे भी पैदा हुए थे। अपलेंट पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि पति ने उसके जीवित रहते हुए ही और उसके साथ शादी को चलते हुए ही रिस्पोंडेंट नंबर 1 से दूसरी शादी कर ली थी और यह दूसरी शादी वर्ष 2008 में की गई थी। सभी परंपरागत रस्में बाकायदा पूरा की गई थी। बाद में इससे परिवार के भीतर कारोबार को लेकर भी झगड़े पैदा हुए और अंततोगत्वा अपलेंट पहली पत्नी ने रिस्पोंडेंट 1 अर्थात दूसरी पत्नी और रिस्पोंडेंट 2 अर्थात पति के खिलाफ मजिस्ट्रेट की चेन्नई स्थित कोर्ट में सेक्शन 493, सेक्शन 494, 120 बी और 506 पार्ट 2 आईपीसी की शिकायत कर दी और यह शिकायत सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत की। उपरोक्त शिकायत में एविडेंस दिया गया। मजिस्ट्रेट ने उस शिकायत के ऊपर और एविडेंस के ऊपर विचार किया। इसके बाद रेस्पोंडेंट पति और दूसरी पत्नी को समन कर दिया। जैसे ही दूसरी पत्नी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समन्स प्राप्त हुए तो उसने बिना देर लगाए सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी पत्नी का कहना था कि सेक्शन 494 आईपीसी के आरोप के लिए समन किए जाए तो उसके लिए यह जरूरी है कि पति और दूसरी पत्नी के बीच विवाह हुआ होना चाहिए। जब तक ऐसे दूसरे विवाह के एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है तो मजिस्ट्रेट न उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं और न ही कॉग्निजेंस लेने के बाद उस अपराध के लिए समन्स इशू कर सकते हैं। दूसरी पत्नी का यह भी आधार था कि जिस कंपनी में पहली पत्नी के दोनों लड़के नौकरी कर रहे थे उसी कंपनी में वह एक सीनियर स्तर की अधिकारी थी। उसने उन लड़कों के विरुद्ध ऑफिशियल कमेंट्स किए थे। उनकी एसीआर जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें उनके विरुद्ध लिखा था, जिससे वे दोनों लड़के और उनकी माता अर्थात अपलेंट पत्नी दूसरी पत्नी यानी कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 की शत्रु हो गई थी और यह कंप्लेंट उन्होंने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल कर दी थी। दूसरी पत्नी का कहना था कि उसे अपने ऑफिशियल काम के लिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता था। हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट 1 दूसरी पत्नी की इस सेक्शन 482 सीआरपीसी की पिटीशन को सुना और मंजूर कर दिया और इसका मुख्य आधार यह बताया कि सेक्शन 494 आईपीसी के आरोप के लिए दूसरे विवाह का दिन, दिनांक और समय वगैरह होना चाहिए था जो कि रिकॉर्ड पर कहीं उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे कागजात प्रस्तुत किए गए जो सरकारी थे और जिनमें रेस्पोंडेंट 1 ने खुद को रेस्पोंडेंट 2 की पत्नी के रूप में दिखाया हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सब बातों को अनदेखा किया और रेस्पोंडेंट 1 की पिटीशन को स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग कंप्लेंट को क्वैश कर दिया और प्रोसीडिंग्स को समाप्त कर दिया। आज के केस का नाम है एम जयंती वर्सेस के.आर. मीनाक्षी, क्रिमिनल अपील नंबर 1817 ऑफ 2019 जो स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 741 ऑफ 2019 में पैदा हुई थी। जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम ने इस क्रिमिनल अपील को 2 दिसंबर 2019 को डिसाइड किया था। क्वेश्चन पर हमारी अनेक वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। दूसरे केसेस के वीडियोस वाले लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं ताकि विषय आपके पास बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। हाई कोर्ट के इस कदम से पहली पत्नी ने आहत महसूस किया और उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील कर दी।
पहली पत्नी का कहना था कि सेक्शन 482 सीआरपीसी का अधिकार प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट को एविडेंस की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सेक्शन 482 सीआरपीसी का प्रयोग करते समय हाई कोर्ट के लिए लैक ऑफ एविडेंस की बात करना और उस आधार पर अपलेंट पत्नी की पिटीशन को खारिज करना यह कानूनी रूप से संभव नहीं था। अपलेंट पत्नी का कहना था कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लंबित शिकायत को खत्म करना हाई कोर्ट के द्वारा की गई एक गंभीर कानूनी त्रुटि थी और एक कानून का उल्लंघन भी था। इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब ठीक किया जाना चाहिए। इस केस में जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि अपलेंट पत्नी की शिकायत में वे सब तत्व थे जो रेस्पोंडेंट के ऊपर केस चलाए जाने के लिए आवश्यक थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रश्न करना कि अपलेंट पत्नी द्वारा लगाए गए सब आरोपों को कानून मुताबिक तरीके से साबित कर पाना संभव नहीं है क्योंकि उसके संदर्भ में कोई एविडेंस नहीं है, यह प्रीमेच्योर है। क्वेश्चन की स्टेज पर इसको नहीं देखा जा सकता है। अपलेंट पत्नी अपने द्वारा लगाए गए सब आरोपों को कानून मुताबिक तरीके से साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह बाद वाली स्टेज पर ही संभव होगा जब शिकायत कोर्ट में चल पड़े और कोर्ट उस पर एविडेंस लाए जाने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन का स्कोप देखने के लिए रिकॉर्ड पर उपस्थित एविडेंस को नहीं देखा जाएगा। एविडेंस को देखे जाने की जरूरत केवल ट्रायल के समय होती है। क्वेश्चन के समय यह देखा जाना होगा कि कानूनतः अपराध की परिभाषा पूरी होती है या नहीं होती है। यदि अपराध की परिभाषा पूरी हो रही हो रिकॉर्ड पर तो उसमें क्वेश्चन नहीं की जाएगी। इन तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह सुविचारित मत है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। अतः हम अपलेंट पत्नी की इस अपील को स्वीकार करते हैं। यह शिकायत 2012 में फाइल की गई थी, अतः हम ट्रायल कोर्ट से इस मामले में शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए भी कहते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि हमारे इस निर्णय का असर शिकायत की मेरिट पर न पड़ने दिया जाए। यहाँ उन सब व्यूअर्स के लिए भी एक संदेश है जिनके खिलाफ जैसे ही रेप, छेड़छाड़, मर्डर, चोट, गंभीर चोट, चीटिंग या किसी भी अन्य धारा का मुकदमा दाखिल किया जाता है तो उन्हें ऐसे बहुत से विद्वान लोग मिलने लगते हैं जो उनके केस को चुटकियों में क्वैश करवा के लाने का आश्वासन देते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का बहुत सारा पैसा, समय और संसाधन व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। अतः व्यूअर्स को बहुत ध्यान से देखकर आगे बढ़ना चाहिए। आप जब भी हमसे कोई इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट लीजिएगा। आप स्पष्ट रूप से लिखें कि आपको इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन चाहिए। आपको उसका लिंक भेजा जाएगा ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आपको वह कंसल्टेशन 20 मिनट के लिए चाहिए या 40 मिनट के लिए चाहिए। हम उसी प्रकार से आपको आपका अपॉइंटमेंट फाइनल कर देते हैं। उसके बाद आपको बेहतरीन कंसल्टेशन प्राप्त हो जाती है। वैसे यह भी उचित रहता है कि आप अपने सब सवाल हमें पहले से लिखकर भेज दें ताकि आपका कोई भी प्रश्न अनुत्तरित ना रह जाए, कुछ भी पूछने से छूट ना जाए।